मैं विडंगादी लौह यह जो है यह बताने के लिए आया हूँ। विडंगादी लौह जो है ना, यह आयुर्वेद की बहुत ही अच्छी दवाई है। विडंगादी लौह के नाम से बहुत सारे अलग अलग योग आयुर्वेद में प्रचलित हैं। अगर विडंगादि लौह को हम लोग देखेंगे तो पांडु रोगाधिकार में भी एक विडंगादि लौह बताया है, जिसमें विडंग भी है, लौह भी है, लेकिन उसके कंटेंट्स थोड़े से इंग्रेडिएंट्स जो घटक द्रव्य हैं वो अलग हैं। उसी तरह से हम लोग अगर प्रमेह रोगाधिकार में देखेंगे तो उसमें भी विडंगादि लौह है, लेकिन वह कुछ अलग है। मतलब उसमें जो घटक द्रव्य हैं कुछ अलग है, विडंग और लौह कॉमन है। उसी तरह से अगर हम लोग आम बात रोगाधिकार देखेंगे, उसमें भी विडंगादि लौह है। उसमें भी विडंग और लौह कॉमन द्रव्य है, लेकिन और कंटेंट्स अलग है। उसी तरह से हम लोग ना स्थौल्य रोगाधिकार देखेंगे, मोटापा की बीमारी, उसमें भी विडंगादि लौह है। उसमें भी विडंग और लौह कॉमन है, बाकी सारी मेडिसिन अलग है। तो न हम लोग अभी न आज मैं आप लोगों को कृमि रोग में जो सुप्रसिद्ध दवाई है विडंगादि लौह, विडंग मतलब कृमिग्न गण में आता है। तो मैं वो बाकी जो रोगाधिकार में है उस पे तो कभी बाद में भी लेक्चर लूंगा, लेकिन आज मैं कृमि रोगों में, मतलब जब वर्म्स हो जाते हैं, पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो उसमें हम लोग विडंगादि लौह यूज करते हैं। आप लोग के दिमाग में होगा कि आयुर्वेद की केवल कृमि मुद्गर रस, कृमि कुठार रस ऐसे ही है, क्योंकि ये ज्यादा प्रचलित है। लेकिन विडंगादि लौह भी यहाँ पुणे महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो इसका भी महत्व बहुत ज्यादा है। तो उसके बारे में मैं बताऊंगा, उसके घटक द्रव्यों का कार्य किस तरह से होता है, और हमें कब कब देना चाहिए, क्या क्या सोचना चाहिए, और उसके ये सब ना जितना डिटेल में जानकारी है वह मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो रस सार संग्रह का जो योग है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। रस सार संग्रह ग्रंथ जो है वो बहुत ही अच्छी दवाई है, अच्छी दवाइयों की किताब है। तो उसमें विडंगादि लौह जो है उसको मैं बता रहा हूँ, और आयुर्वेद सार संग्रह में भी इसके बारे में बहुत अच्छे से उल्लेख किया गया है। और मार्केट में भी आप लोग देखेंगे तो बहुत सारी कंपनियां विडंगादि लौह बनाती है जो कृमि के लिए है। तो जो मार्केट में ज्यादा चलते हैं वह मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। तो विडंगादि लौह के बारे में ऐसा बताया है कि इसमें पारा है, शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, इसकी कज्जली बना दिया है पारा और गंधक की, तो यह योगवाही रहता है। फिर काली मिर्च लिया है, जायफल लिया है, लवंग लिया है, पिप्पली लिया है, हरताल लिया है, शुद्ध सुहागा मतलब टंकन लिया है। एक एक तोला ले लेना है, और इसमें 9 तोला जो है लौह भस्म डालना है। 1 तोला का मतलब कितना होता है, 4 पल मतलब 1 तोला, मतलब 45 ग्राम तक ले लेना है। हर द्रव्य को 45 ग्राम तक अप्रोक्सीमेटली। और लौह भस्म में 45 × 9 उतने तोला ले लेना है। तो यह सबको, और फिर वायुविडंग का चूर्ण जो है वो 18 तोला, मतलब 1 तोला मतलब 45 mg, तो 45 × 18 उतना तक वायुविडंग का चूर्ण लेना है। वायुविडंग इसमें मेन घटक द्रव्य है, क्योंकि ना वह ही कृमिग्न का कार्य करता है। और बाकी जो द्रव्य हैं बाकी, तो वह सब क्या करते हैं कि विडंग चूर्ण को ज्यादा मतलब एनहांस करते हैं, उसकी पावर बढ़ाते हैं। तो मैं फिर से बता देता हूँ। तो शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, एक एक तोला ले लिया। फिर उसके बाद में काली मिर्च ले लिया, जायफल ले लिया, लौंग ले लिया, पिपली ले लिया, फिर शुद्ध हरताल ले लिया, शुद्ध सुहागा ले लिया, एक एक तोला ले लिया। और 9 तोला क्या लिया, तो लौह भस्म ले लिया। वायु विडंग चूर्ण हो गया, वो 18 तोला हो गया। तो सबसे पहले पारा और गंधक की कजली बना लेना है, और अन्य चूर्णों का बारीक चूर्ण मिला के और मिक्स कर देना है। और फिर हमारे यहाँ पुणे महाराष्ट्र में क्या होता है कि इसी वायु विडंग का चूर्ण है ना, उसका क्वाथ बनाया जाता है, और उसकी भावना दिया जाता है। 40 या 50 बार भावना दे दे के उसको अच्छा सा क्वालिटी का बना देते हैं। जितना मर्दन करते हैं और भावना देते हैं, वह भावना संस्कार की वजह से वो दवाई कम मात्रा में भी ज़्यादा इफेक्ट करती है, और वह इजिली एब्जॉर्बेबल हो जाती है। तो इसका ना मात्रा जो है, नॉर्मल मात्रा जो है 4 से 6 रत्ती तक, मतलब एक रत्ती मतलब 125 mg, एक चुटकी मतलब 125 mg। अब हालांकि इसमें बहुत सारे चूर्ण डाले हुए हैं, तो इसीलिए 4 रत्ती मतलब 500 mg से लेके 500 mg से 750 mg, इतना तक इसका मात्रा रहता है सुबह शाम। खुरासानी अजवाइन जो रहता है, पारसी यवानी जिसको बोलते हैं, वह भी कृमिग्न होता है। तो उसके क्वाथ के साथ, या प्याज जो रहता है, कांदा, अनियन, उसके स्वरस के साथ में, या फिर गर्म जल के साथ इसका सेवन कराया जाता है। तो मतलब ज्यादातर इसका अनुपान पारसी यवानी का क्वाथ होता है, या जंगली प्याज का स्वरस होता है, या गर्म पानी ही होता है। अब इसका प्रयोग क्या है, गुण और उपयोग देखेंगे तो हर तरह के कृमियों को ये मार देता है। पेट में वर्म्स रहते हैं। कल इंटरेक्टिव सेशन में किसी वैद्य ने बताया कि एक उनके पास पेशेंट आए थे, तो उनके ब्रेन में कृमि थे,
और उनके पास वीडियो भी है, वो कृमियों को निकालने के लिए किसी ओल्ड लेडी ने कान से ऐसे कीड़े निकाले, मतलब 1-2 इंच के बड़े बड़े कीड़े निकाले कान से। तो उसकी वजह से कृमि जब थे ना, कृमि शिरशूल जो बोलते हैं, उसकी वजह से वो पेशेंट को बहुत ज्यादा सर दर्द होता था। अभी वो कृमि निकालने के बाद फिर से उनको सर दर्द हो रहा है, मतलब कृमि उनके फिर से वहां मस्तिष्क में फिर से जमा हो रहे हैं। तो ऐसे में हम लोगों ने ट्रीटमेंट सजेस्ट किया कि नाशा शीर्षोद्वारम, इसलिए आप नस से दीजिए, ऐसा हमने बताया। लेकिन अगर हमने विडंगादि लौह का सेवन इंटरनली कराया, विडंगादि लौह का ऐसे पानी में घोल के और उसका नस से दिया, तो वह भी बहुत अच्छा फायदा करेगा। विडंगादि लौह जो है ना, ये बहुत सेफ मेडिसिन है और बहुत अच्छा दवाई है। अब इसका सेवन करने से उदर कृमि मर जाते हैं, मतलब पेट में अगर हुकवर्म रहा, रिंगवर्म रहा, टेपवर्म रहा, अलग अलग मिथ्याहार विहार करने से, अभिसंधि पदार्थ खाने से, मीठा खाने से, वेदोत्पत्ति करने वाले पदार्थों का सेवन, जैसे दही का सेवन किया, गुड़ का सेवन किया, तो कृमि उत्पन्न हो जाते हैं शरीर में, वर्म्स हो जाते हैं। तो उसमें क्या बताया है कि निदान परिवर्जन करना है, प्रकृति विघात और आश्यापकर्षण, यह 3 लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देता है। तो निदान परिवर्जन में हम दही, गुड़ वगैरह मीठा चीज बंद कर देते हैं। फिर उसके बाद में प्रकृति विघात, प्रकृति विघात करने के लिए विडंगादि लौह, फिर उसके बाद में ये प्रकृति विघात के लिए विडंगादि लौह, कृमि मुद्गर रस, कृमि कुठार रस, कृमिक नगण का काढ़ा, ऐसे बहुत सारे दवाई देते हैं जो उसका मतलब वो जहाँ पे जन्म ले रहे हैं और पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं और खून चूसते हैं वो अंदर ही अंदर, तो पेशेंट का वेट और जो स्वास्थ्य है वह बढ़ता नहीं है। वो पेशेंट हमेशा दुर्बल रहता है, कमजोर रहता है, क्योंकि जो भी खाता पीता है, सारा आहार रस जो रहता है और जो अच्छा मतलब क्वालिटी का जो आहार रस है, वो कृमि खा जाते हैं और वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं। एक कृमि होगा तो से 2 होगा, 2 से 3 होगा, 3 से 4 होगा, ऐसे बढ़ते जाते हैं वो। तो उसकी वजह से इंसान बहुत कमजोर हो जाता है, दांत कटकटाता है, और ज्यादातर बच्चों में रहते हैं, बड़ों में भी रहते हैं ये। और कृमिज हृदरोग, मतलब कृमियां जो रहती है ना, वो अंदर ही जाकर हृदय को खा जाती हैं, तो कृमिज हृदरोग हो जाता है, कृमिज शिरो रोग हो जाता है। वो जहां भी जाएंगी ना, उनको तो टेस्टी चीज मिल रहा है खाने का, इतना पौष्टिक चीज मिल रहा है, मतलब मज्जा धातु मिल रहा है उनको, फिर हृदय का जो पूरा भाग है वह खाने को मिल रहा है, तो वो ना शरीर को नष्ट कर देती है। तो इसीलिए ना प्रकृति विघात करना बहुत जरूरी है, मतलब वहां पे अगर हम ये देंगे तो मर जाए। और दूसरा क्या है कि आशापकर्ष, आशापकर्ष मतलब हम लोग चिकित्सा में ऐसे करते हैं कि उनको कृमियों को मारना है ना, तो बहुत सारा गुड़ खिलाया जाता है, 5 दिन 6 दिन 7 दिन मैक्सिमम गुड़ खाए। तो कृमि जो है ना, वो इंटेस्टिनल वॉल्व को या जो भी ऑर्गन में वो है, वो छोड़ के, मधुर रस सबको अच्छा लगता है, मीठा चीज सबको अच्छा लगता है, चींटी को भी अच्छा लगता है, हाथी को भी अच्छा लगता है, मनुष्य को भी अच्छा लगता है, जो भी जीवित प्राणी हैं, जिनकी इंद्रियां हैं, सबको वो मीठा चीज अच्छा लगता है। तो गुड़ की तरफ अट्रैक्ट होंगे और इंटेस्टिनल वॉल को निकाल देंगे। और उसके बाद में फिर प्रकृति विघात करते, पहले आशापकर्ष करते हैं और उसके बाद में आशापकर्ष करने के बाद प्रकृति विघात करते हैं, मतलब वो जब कृमि आए गुड़ खाने की तरफ पेट में आए ना, तो फिर ना उनको ना ये विडंगा दिलाओ, कृमि मुद्गर रस, कृमि कुठार रस, विडंगा रिष्ट, कृमि डंगान का काढ़ा, करंज तेल का बस्ती, निम्बादी तेल का बस्ती, ये सबसे क्या करते हैं, प्रकृति विघात करते हैं, उनको मार देते हैं। फिर विरेचन देते हैं, विरेचन देके मतलब कोई भी छोटी गोली देंगे इच्छा वेदी का, या फिर अश्वगंशु की नाराज रस, या अभ्यादि मोदक, ऐसे या एरंड तेल दे देंगे। तो वो कृमि जो है ना, वो मर मर के निकलते हैं, कभी कभी जिंदा जिंदा होकर भी निकलते हैं, लेकिन वो विरेचन से निकल जाते हैं, ऐसे वॉश आउट रहते हैं। एलोपैथी में मेबेंडेजोल और या फिर मेबेक्स टैबलेट या एल्बेंडेजोल, इस तरह एल्बेंडेजोल मेबेक्स टैबलेट ये सब दिया जाता है। उसमें बहुत सारे वर्म्स की डीवर्मिंग बार बार कराया जाता है एलोपैथी में। लेकिन उनका अगर ना निदान परिवर्जन नहीं किया, तो वो बार बार हो जाते हैं, बार बार अभिसंधि पदार्थ खाए जा रहे हैं। अब बच्चे जो हैं वो चॉकलेट मांगते हैं, आज के ज़माने में चॉकलेट जो है इजीली अवेलेबल है, लोग के पास पैसा हो गया है, कुरकुरे, फिर चिप्स, ये जो भी बाहर का जंक फूड है, पिज्ज़ा बर्गर, अभी लोग लॉकडाउन में तो यही सब ऑर्डर करवा के मांग रहे हैं। तो बच्चे इतना खा रहे हैं, तो एक तो मोटापा भी बढ़ रहा है और कृमि रोग बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रहे हैं। तो उसके लिए अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है, तो विडंगादि लौह देना बहुत अच्छा रहता है। मैंने एक जो सिस्टम बताया कि हमें क्या करना है कि निदान परिवर्जन करना है, मतलब 3 से 6 महीना या 1 साल तक दूध नहीं देना है, मिल्क आइटम्स पूरी तरह से बंद करना है, दही बंद करना है, मीठा चीज चॉकलेट ये सब बंद करना है। और दूसरा मैंने एक और चीज बताया कि आशापकर्ष करना है। आशापकर्ष मतलब वो आशा में जो है अपकर्ष करना, मतलब उनको खींच के निकालना, तो गुड़ खाने को देना है पेशेंट को। और प्रकृति विघात मतलब उनको मार के और निकाल देना है और विरेचन करा देना है। तो प्रकृति विघात, निदान परिवर्जन, आशा प्रकर्ष और प्रकृति विघात, यह चिकित्सा की जाती है।
प्रकृति विघात में कृमि मुद्गरस कृमि कुठार रस आता है। तो विडंगादि लौह भी जो है ना, या उदर रोग के जितने भी कृमि है उनको ये नष्ट करता है। फिर इसमें जो दवाइयाँ हैं, काली मिर्च है, फिर पीपली है, फिर लवंग है, ये सब क्या है, दीपन पाचन करने वाली दवाइयाँ हैं। तो इसीलिए ना अर्श व्याधि में इसका उपयोग रहता है। अभी मैं आगे और बताऊंगा कि विडंग का क्या काम रहता है, रसवीर विपाक क्या रहता है, सब बताऊंगा। तो यह ना अर्श रोग में बहुत अच्छा काम करता है, जहाँ पे अग्नि की वृद्धि की जरूरत होती है, पेट साफ होना जरूरी होता है, वो मस्से जो रहते हैं वह डिजोल्व होना बहुत जरूरी होता है। जो डायलेटेड रेक्टल वेन जिसको हम अर्श बोलते हैं, बवासीर बोलते हैं, वह डिजोल्व होना बहुत जरूरी होता है। तो विडंग आदि लौह का सेवन अगर तक्र के साथ कराते हैं तो इसमें इतना पावर है कि ये अर्श व्याधि को पूरी तरह से ठीक कर देता है। उसी तरह से अरुचि है, अगर खाना पच नहीं रहा, भूख नहीं लग रही है, तो उसकी वजह से मुंह का टेस्ट ही चला जाता है, खाने का अरुचि हो जाता है, अरोचक हो जाता है, तो उसमें विडंग आदि लौह का सेवन कर जाए तक्र के साथ, तक्रारिष्ट के साथ, या पिपल ऐसा विडंगारिष्ट, कोई भी आसवरिष्ट के साथ, द्राक्षासव द्राक्षारिष्ट, इन सब के साथ किया जाए ना, तो द्राक्षारिष्ट तो अरोचक की बहुत अच्छी दवाई है। एक एक कप दिन में 3 बार अगर दे दिया जाए, बहुत अच्छा फायदा होता है। आप लोग के पेशेंट जो है ना, वो मांग मांग के खाना खाएंगे, वो बोलेंगे कि हमारे तो सारा जो टेस्टलेसनेस जो हो गया। अब पोस्ट कोविड में भी बहुत सारे पेशेंट आ रहे हैं जिनको ना लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट ऐसा कंडीशन मिल रहा है। और ये कृमि तो हो ही रहे हैं बहुत सारे लोगों को, म्यूकोरमाइकोसिस का भी कंडीशन हो रहा है, तो हो रहे हैं। पोस्ट कोविड में तो ये सारी चीज बीमारियां बढ़ ही रही हैं। तो हमें बस ये नहीं देखना कि कोविड ज्यादा है, डी डाइमर टेस्ट है, आरटीपीसीआर बढ़ा हुआ है, फिर फेरेटिन बढ़ा हुआ है, वह सब देखिए। कल डॉक्टर अरविंद सक्सेना जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि हम क्यों नहीं देखते हैं कि एमआरआई में मस्तिष्क का क्या हालचाल है पोस्ट कोविड, या कोविड के टाइम पे मस्तिष्क का क्या हालचाल है, ईसीजी देख के हार्ट का कंडीशन देखें, किडनीज का देखें, हमें हर ऑर्गन का भी जांच करना चाहिए। तो इसी तरह से अगर पोस्ट कोविड पेशेंट आ रहे हैं, अरोचक के आ रहे हैं, तो उसमें अग्नि बढ़ाना है और क्लेद को कम करना है, शोथ को कम करना है, तो विडंग आदि लौह का प्रयोग करिए ना, बहुत अच्छा फायदा होता है। या फिर उसमें बिजौरा नींबू का रस के साथ दीजिए, अम्ल रसात्मक नींबू पानी के साथ, शिकंजी के साथ दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से मंदाग्नि में भी विडंग आदि लौह काम करता है, क्योंकि विडंग कृमिग्न है, ठीक है, लेकिन वह दीपन पाचन द्रव्य भी है, अग्नि का भी वर्धन करता है, आम का भी पचन करता है, अनुलोमन भी करता है, ग्रहणी कला भी अच्छा करता है, मल्टीपर्पज ड्रग है, आयुर्वेद का बहुत अच्छा हर्बल ड्रग है। तो इसलिए ना मंदाग्नि में भी इसका प्रयोग अच्छा होता है। फिर विसूचिका है, सूचीवत वेदना हो रही है, अग्निमांद्यता है, और बार बार लूज मोशन हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, और इंटेस्टाइन में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हुआ है, तो ये कृमिग्न का मतलब ये नहीं कि कृमि को ही मारता है। कृमिग्न का मतलब होता है कि जो भी इन्फेक्शन इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरियल वायरल, उसका भी, या अमीबा का, अमीबा को भी कृमि हम लोग आयुर्वेद में मानते हैं। सूक्ष्म जंतु जो भी, वो सारे कृमि के अंडर में आते हैं। तो अमीबियासिस अगर हो गया है, उसमें लूज मोशन हो रहा है बहुत ज्यादा, पेट दर्द हो रहा है, और विसूचिका सूचीवत वेदना हो रही है, हैजा बीमारी जिसको बोलते हैं, तो उसमें भी विडंग आदि लौह जब देते हैं, अग्नि को बढ़ा देता है और अमीबा वगैरह को मार देता है। उसी तरह से यह शोथ रोग में बहुत अच्छा काम करता है। जब ना अग्नि अच्छा हो जाएगा, अग्नि प्राकृत हो जाएगा, और दीपन पाचन कार्य हो जाएगा, और सारकिट विभाजन अच्छे से होगा, सारकिट विभाजन अच्छे से होगा, तो उससे क्या होगा, मूत्र प्रवृत्ति अच्छे से होने लगेगी। जब मूत्र प्रवृत्ति अच्छे से होने लगेगी, तो अपने आप उसका अल्टीमेटली ये फायदा होगा कि शोथ जो है वह कम हो जाएगा। मूत्र प्रवृत्ति होने से सारा पानी, क्लेद, क्लेद मूत्र से क्लेद वाहनम, ऐसे बोलते हैं कि मूत्र जो रहता है ना, वो क्लेद को वहन करता है, मतलब शरीर का जो क्लेद है उसको दूर करता है। इसलिए ना इसको आप प्रयोग करते हैं तो शोथ रोग पूरी तरह से ठीक होता है, दीपन पाचन कार्य होता है, शोथग्न कार्य होता है। इसी तरह से शूल अगर हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो विडंग आदि लौह का प्रयोग करते हैं ना, तो यह क्या करता है कि शूल को ठीक कर देता है, मतलब पेट दर्द को ठीक करेगा। कैसे करेगा कि दीपन पाचन कार्य करेगा, अग्नि को बढ़ा देगा, और वायु जो मूड होके रुका हुआ है, विबुढ़ वायु है, उसको यह अच्छी तरह से अनुलोमित कर देगा। जब अनुलोमित हो जाएगा तो पेट दर्द ठीक हो जाएगा। शूल होने का कारण क्या है कि कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है इंटेस्टाइन में, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये होता है। तो क्या वायु जो है उसको हम अनुलोमित करने के लिए दीपन पाचन द्रव्य देंगे, तो जरूर ही वो इंटेस्टाइनल वॉल में जो प्रेशर आ रहा है वो रिलीज हो जाएगा, और शूल ठीक हो जाएगा। इसी तरह से ज्वर व्याधि है, ज्वर व्याधि क्यों होता है, क्योंकि आमावस्था आ जाती है, अग्निमांद्यता रहता है, और रसव स्रोतस और स्वेदव स्रोतस में अवरोधात्मक संप्राप्ति होती है,
पसीना भी नहीं निकलता है, आम संचिति हो जाती है, और रस धातु भी विकृत हो जाती है। और जो यहाँ आमाशय में जो पक्ति स्थान है, जहाँ पे पाचक पित्त का स्थान है, वहां की ऊष्मा जो है वह क्या करती है, अग्नि को उपहत करके पूरा शरीर में फैल जाती है और ज्वर व्याधि हो जाता है। तो यहाँ पर आम का पचन होना जरूरी है, रस्व स्त्रोतस और स्वेदव स्त्रोतस का खुलना जरूरी है, अवरोधात्मक संप्राप्ति को भंग होना जरूरी है। तो जो वायु विडंग है और ये सब जो दवाइयां डाली हैं, वह सब क्या करती है कि क्लेद को दूर कर देती हैं, अग्नि का दीपन कर देती है, आम का पचन कर देते हैं, स्त्रोतस की शुद्धि कर देते हैं। इसीलिए ना यह ज्वर व्याधि में बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से हिक्का व्याधि है। हिक्का व्याधि में आप लोगों को पता है कि आमाशय समुद्भव रहता है, हिक्का और श्वास। तो उसमें क्या हो रहता है कि जो क्लेदक कफ है आमाशय का, ऊर्ध्व आमाशय का क्लेदक कफ है, वह अपना स्थान छोड़ के और फिर न वह प्राणव स्त्रोतस में चला जाता है, और हिक्का में वह अन्नव स्त्रोतस में जाके अवरोधात्मक संप्राप्ति होती है। और जो उदान वायु, अपान वायु, उदान वायु, प्राण वायु, इनका जो सिंक्रोनाइजिंग इफेक्ट होता है, मतलब हम लोग सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, और इसके वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा फूड पाइप है और हमारा जो ट्रकिया है, उसको, क्योंकि हम लोग सांस ले रहे हैं तो नाक से सांस ले रहे हैं, तो वो डायरेक्ट जाके ट्रकिया में जाता है, लैरिंग्स से ट्रकिया में जाता है, लंग्स में वो ऑक्सीजन जा रहा है। और जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते टाइम क्या होता है कि एपिग्लोटिस जो रहता है वह क्योंकि हम लोग एक साथ खाना भी खा सकते हैं, सांस भी ले सकते हैं। एपिग्लोटिस जो रहते हैं ना, ये जो ट्रकिया रहता है, मतलब जो श्वास प्रणाली का रहता है, उसके और इसोफेगस, इसके बीच में ना एक ऐसे कवरिंग करता है। कभी जब हम खाना खा रहे हैं तो वो ट्रकिया जो है ना उसको कवर कर देगा, और जब हम लोग सांस ले रहे हैं तो वह इसोफेगस को कवर कर देगा, मतलब वह दोनों साइड में मूवेबल रहता है। तो इतना फास्ट इसका एक्शन है ना, तो फास्ट एक्शन होने की वजह से क्या होता है कि हम लोग जब खाना खा रहे हैं मुंह से, तो वह हमारे लंग्स में नहीं जा रहा है। अगर वो चला गया तो निमोनिया जैसे हो सकता है, या जिसको बोलते हैं मतलब हवा से, एयर, मतलब उसका क्या शब्द है मुझे अभी याद नहीं आ रहा, पानी की वजह से भी निमोनिया हो जाता है, निमोथोरेक्स, निमोथोरेक्स जैसे कंडीशन हो जाता है, निमोनाइटिस हो जाता है। अगर गलती से अगर पानी वगैरह चला गया लंग्स में तो निमोनिया हो जाएगा, निमोनाइटिस हो जाएगा, निमोथोरेक्स वगैरह कंडीशन हो जाती है। तो यह एपिग्लोटिस जो है वो शरीर का रक्षा करता है। अब यहाँ पर क्या है, क्लेदक कफ की विकृति होती है हिक्का रोग में, तो वह क्या होता है, कभी कभी फूड पाइप चौकअप हो जाता है, फूड पाइप से चिपक जाता है, या म्यूकोजल मेम्ब्रेन में कोई इन्फ्लेमेशन हो जाता है, या फिर जो ये रहता है, जो एपिग्लोटिस जो रहता है उसका फंक्शन में गड़बड़ हो जाता है, इसलिए ना हिचकी आने लगती है। यह आप लोग को सारा चीज मालूम है, मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ। तो क्लेदक कफ और श्वास रोग में भी क्या रहता है कि क्लेदक कफ जो रहता है वो श्वास वाहिनियों में को आवृत कर देता है, और वायु का भी प्रकोप हुआ रहता है। वायु का प्रकोप हुआ रहता है तो अपान वायु उल्टा प्रतिलोमित हो जाती है, और उदान वायु और प्राण वायु इसको भी गड़बड़ कर देती है। उसकी वजह से, वायु का प्रकोप होने की वजह से वात वाहिनियां जो रहती है वो संकुचित हो जाती है, ड्राई होने की वजह से वो ज्यादा कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, और वहां पे स्त्यान कफ, लीन कफ वहां पे आवृत हो जाता है। यह सारे श्वास में समृद्ध, इसलिए सांस लेने में, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगती है। तो यहाँ पर क्लेदक कफ का पाचन होना बहुत जरूरी है। क्लेदक कफ जो विकृत रूप से बढ़ गया है उसका पाचन होना जरूरी है, और क्लेद कम होना जरूरी है। इसलिए विडंगादि लौह जो है ना, ऐसे संप्राप्ति समझ के चिकित्सा करना बहुत जरूरी होता है। तो विडंगादि लौह जो है ना क्लेद को सुखाता है, क्लेदक कफ को, विमार्गमन जो हो गया है उसको प्राकृत अवस्था में लाता है, और उसको जो स्त्यान कफ है, लीन कफ है, तो वह सबको पचा देता है विकृत कफ को। इसलिए ना क्यों करता है, क्योंकि काली मिर्च है वह प्रमाथी द्रव्य, सूक्ष्म स्त्रोतोगामी है, और पूरी तरह से सारे संधि बंधनों में भी कफ अगर विकृत रूप से जमा है उसको भी खोल देती है, लंग्स को भी ये अच्छा करती है। काली मिर्च है, फिर पिपली है, लवंग है, यह सब क्या करते हैं, कफ का शमन कर देते हैं। जायफल है वह भी कफ का शमन कर देता है, हड़ताल है वह भी कफ का शमन कर देता है। इसीलिए ये सारे द्रव्य, टंकन क्षार है वह भी कफ का शरण करता है। क्षार जो है आदो क्लेद एति पश्चात विशोषयति, मतलब पहले क्लेदन क्लेदन करता है, जिस तरह से डिटर्जेंट पाउडर रहता है वह बहुत ज्यादा सोडा रहता है उसमें, तो हम लोग पानी डालते हैं कपड़े पे ऐसे रगड़ते हैं तो पहले पहले बहुत ज्यादा झाग झाग निकलने लगता है। आदो क्लेदयति, पश्चात फिर हम पानी डालते हैं तो वो पूरा निकाल के क्लीन करके सुखा देता है। तो आदो
क्लेदयति पश्चात विशोषयति। तो इसी तरह से जो क्षार रहते हैं ना, वह कफ को ना पहले क्लेदन क्लेदन करके सॉफ्ट कर देंगे। उसके जो बॉन्ड्स रहते हैं, लीन कफ और स्त्यान कफ, स्त्यान मतलब चिपचिपा चिपचिपा, लीन मतलब बहुत ज्यादा डीपली एनरूटेड, उन सबको ये खोल देते हैं, सॉफ्ट कर देते हैं। आदो क्लेदयति, डाइल्यूट कर देते हैं, पश्चात विशोषयति, फिर उसको क्लीन करके सुखा देते हैं। तो इसलिए टंकन क्षार का प्रयोग किया है। तो श्वास व्याधि में और हिक्का में क्लेदक कफ की विकृति और वायु जो है, उदान वायु प्राण वायु, इसका पूरा बैलेंस कर देता है। इसलिए विडंगादि लौह का प्रयोग यहाँ पे किया है। कास व्याधि में क्या होता है, ठसका लगता है, वो जो उससे खांसी आती है, अवरोधात्मक संप्राप्ति होती है। और सुख पूर्ण गलास्यता मतलब जिस तरह से जौ गले में अटक रहा है और चुभ रहा है, इस तरह का पेन होने लगता है, पूरा इन्फ्लेमेशन हुआ रहता है, इन्फेक्शन हुआ रहता है, और कफ बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। मतलब कफ जो है, क्लेदक कफ जो है, वो यहाँ पर आ गया, विमार्गमित हो गया है, और वो बहुत ज्यादा। अब श्वास व्याधि और काश व्याधि में क्या डिफरेंस है कि खांसी में जोर से खांसी आती है, कांस्य का तुल्यवत घोषा, मतलब कांस्य के बर्तन की तरह जोर से झटका आके निकलता है। श्वास व्याधि में झटका तो आएगा, श्वास में कास भी रहेगा, लेकिन उसमें क्या रहता है कि वायु जो रहती है वह गति गड़बड़ा जाती है इसमें, और बहुत ज्यादा ऊर्ध्व श्वास, महाश्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास, ये सारे कंडीशन रहते हैं जिसमें लंग्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रहता है, डीपली रहता है। कास में तो गले का, थ्रोट का, ये सब का रहता है, लंग्स का भी रहता है, लेकिन वो बॉडी क्या करती है कि एक ठसका लाके, मतलब जो रिफ्लेक्स होता है उससे ना कफ को निकालने का कोशिश करती है। कास व्याधि अलग है, श्वास व्याधि अलग है। तो ये विडंग आदि लौ जो है ना, कास में भी काम करती है, श्वास में भी करती है, हिक्का में भी काम करती है। कृमि रोग में विडंग आदि लौ का जो है वो प्रयोग बहुत ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। कृमि रोग में अगर देखेंगे तो कृमि कभी लंबे लंबे होते हैं, कभी कभी मतलब ऐसे लंबे लंबे लंबाई में रहते हैं, कभी कभी गोल गोल राउंड राउंड रहते हैं, कभी सूत्राकार थ्रेड की तरह रहते हैं, कभी कभी चपटे रहते हैं, इस तरह से टेप वॉर्म रहता है, वो चपटे रहते हैं, कभी कभी रिंग वॉर्म रहते हैं, कभी कभी गोल गोल रहते हैं। तो इन सब की कृमि जो आंख में चिपके रहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में चिपके रहते हैं, और जो अंतरस्थ आहार द्रव्यों का चूषण करते हैं। हम लोग अच्छा रसगुल्ला खाएंगे, या फिर हम लोग पानी पूरी खाएंगे, गोलगप्पे खाएंगे, या फिर पकोड़े खाएंगे, तो वो हमारी बॉडी को लगना चाहिए ना, हमने इतना टेस्टी चीज खाया, या बर्फी खाएंगे, या फिर हम लोग काजू कतली खाएंगे। अब हमने इतना अच्छा चीज खाया बाजार से लेके आए, और वो पेट में जा रहा है, उसका आहार रस बन रहा है, तो हमारे शरीर को ग्रहण करना चाहिए। वह सारा जो इतना अच्छा टेस्टी चीज है वो सारे कृमि खा जाते हैं, तो हमारे बॉडी को वो चीज मिलता ही नहीं है, तो शरीर सूखते जाता है। हम कितना अच्छा से अच्छा, लोग क्या करते हैं कि कृमि है ना, तो शरीर का वजन कम हो रहा है, तो लोग ड्राई फ्रूट्स लेके आते हैं, मतलब किशमिश, बादाम और अखरोट, ये सब लेके आते हैं, इतना अच्छा पौष्टिक चीज खा रहे हैं, और सारा कृमि ही उसका आहार रस चूस रहे हैं। तो वो कृमि मजबूत हो रहे हैं, कृमि का फैमिली बढ़ रहा है, मतलब कृमि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, और हम लोग को क्या मिल रहा है। तो इसलिए कृमियों को मारना जरूरी है। वो एक तरह से पैरासाइट्स हैं हमारे बॉडी में, वो पैरासाइट नहीं निकलेंगे तो हम हमारा शरीर अच्छा ही नहीं रहेगा। और शरीर मूल आयतनम, मतलब धर्म अर्थ काम का मोक्ष का सारा आयतन कौन है, तो शरीर है। शरीर से वो पैरासाइट नहीं निकलेगा तो शरीर अच्छा स्वस्थ नहीं रहेगा, बीमार पड़ जाएगा। इसीलिए ना प्रकृति विघात का कार्य जो है वो विडंग आदि लौह करता है। इसलिए इसका प्रयोग करने से वह जितने भी कृमि हैं वह ना मारते रहते हैं, मतलब कृमियों को मार के निकाल देते हैं। और अब क्या है कि अगर उनको आहार नहीं मिलेगा, कृमियों को अगर आपने खाना नहीं खाया, तो वह क्या करेगा कि हमारे रस धातु को भी खाने लगेगा, रक्त धातु को भी पीने लगेगा पूरा, और उसके बाद में उसको तब भी तृप्ति नहीं मिलेगी। कीड़े हैं तो वो कीड़े हैं, उनको जो चीज टेस्टी लगता है वो खा जाते हैं। तो उसमें वो फिर क्या करेंगे कि हृदय की तरफ चले जाएंगे, तो हृदय के कार्डियक मसल्स को खाएंगे, फिर मज्जा तंतुओं को खा जाएंगे। और ऐसे मैंने पेशेंट देखे हैं जो ना बहुत सारे ऑर्गन्स को डैमेज कर, लीवर को खा जाएंगे, फिर किडनीज को खा जाते हैं, और अगर किडनी को खा ही जाएंगे तो फिर वो पूरा उसका अवयव का काम विकृत हो जाएगा, और वहां पे पूरा नष्ट कर देते हैं वो अंदर ही अंदर। तो इसीलिए ना और फिर क्या होता है, कभी कभी कब्जियत हो जाती है कृमि रोग में, कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, फिर बुखार आता है, हिरलास होता है, मतलब बहुत ज्यादा ये होता है, मतलब नौशिया का फीलिंग होता है, जी मिचलाते रहता है, ऐसे बहुत ज्यादा तकलीफ में रहते हैं पेशेंट। उसी तरह से पेट में कुछ तो काटने जैसा रहता है, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ तो काट रहा है, कृमि अगर वर्म्स हो जाए ना तो कृमि ऐसे कुछ तो काट रहा है, बहुत ज्यादा पेशेंट को तकलीफ होती है।
उसको ना फिर ये मेबेक्स टैबलेट, एल्बेंडाजोल, ये सब दिया जाता है, डिवर्मिंग कराया जाता है, लेकिन उनका वो जो स्थान है, प्रकृति विघात नहीं किया जाता, तो बार बार हो जाते हैं, बार बार हो जाते हैं। आप कितना बार भी देंगे तो, और फिर उसका टिपिकल सिम्टम है कि चेहरे पे ऐसे सफेद सफेद पैचेस आ जाते हैं, मिट्टी खाने का बहुत मन होता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, और जो बॉडी के न्यूट्रिएंट्स है वो तो मिल ही नहीं रहा बच्चा, तो बच्चे का ना बोन्स दुखने लगते हैं, बच्चा वीक रहता है, और फिर बच्चों का मेमोरी भी बहुत वीक होने लगता है। और उससे ना कृमि रोग से अपस्मार भी होते हैं, फिट्स के झटके भी आते हैं। कृमि का मतलब अपस्मार का एक हेतु बताया कि अगर कृमि रहे पेट में, मतलब कीड़े रहे अगर पेट में ना, तो फिट्स के झटके आते हैं पेशेंट को, मिर्गी के झटके आते हैं, कन्वल्जन्स होते हैं, सीजर होते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। तो इसमें विडंग आदि लौह जो है मेडिसिन एकदम एक नंबर दवाई है, बहुत अच्छा फायदा होता है। और यह कृमि जो है वो आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि ना बच्चे जो हैं, पहले क्या होता था कि बच्चों को बाहर आउटसाइड में खेलने के लिए भेजा जाता था, फुटबॉल खेलो दिन भर, कबड्डी खेलो, खो खो खेलो, हुतुतु खेलो, जो भी है ना वो बाहर आउटडोर गेम्स ज्यादा होते थे, बच्चे आते थे और ज्यादा खेलते थे। आजकल क्या है, लॉकडाउन की वजह से बच्चे घर में बैठे रहते हैं, कंप्यूटर ऑनलाइन गेम्स है, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, और खाना तो उतना ही है लेकिन फिजिकल वर्क नहीं है, बच्चे बैठे 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 बैठे, और फिर क्या है कि खाना भी, आजकल लोगों के पास पैसा हो गया है बहुत ज्यादा, तो ऑर्डर कर देते हैं जोमेटो से, फिर यहाँ से मैकडोनल्ड से, फिर पिज्जा हट से, वो फिर अभिसंधी पदार्थ और हैवी पदार्थ ज्यादा खाए जा रहे हैं, मिल्क के डेयरी प्रोडक्ट ज्यादा खाए जा रहे हैं, टीवी में दिन रात ये दिखाते हैं, बॉर्नविटा पियो, ये पियो, वो पियो, बच्चा स्ट्रांग होगा, उसको पचने के लिए भी तो चाहिए ना, बॉर्नविटा भी जो रहता है वो पचने के लिए उतना एक्सरसाइज करना जरूरी है। अब ये अभिसंधी पदार्थ है सारा, बॉर्नविटा वगैरह, हॉर्लिक्स, आयुर्वेद इसको बोलता है अभिषंद उत्पन्न करता है, क्योंकि उतना फिजिकल वर्क होना जरूरी है। अब इसके वजह से क्या होता है कि कृमियों की उत्पत्ति हो रही है, अब बच्चों के पेट में कीड़े पड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा कीड़े कीड़े जमा हो रहे हैं, बच्चा जब यूरिन पास करता है तो ऐसे शहारता है, ऐसे कांपता है, दांत किटकिटाता है सोते टाइम, उसको नींद अच्छी से नहीं आती है, एंग्जाइटी प्रॉब्लम हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, मेमोरी जो रहती है वो अच्छी नहीं हो रही है, ये सब कृमि की वजह से हो रहा है। क्योंकि अच्छा मतलब जो आहार बन रहा है वो मज्जा धातु को पोषण करता है, ब्रेन के नर्व्स को पोषण करता है, फिर रक्त धातु को अच्छा करता है, मांस को अच्छा करता है, वह सब हो ही नहीं रहा, सारा कृमि ही पी जाते हैं, हम कितना भी पौष्टिक चीज है कृमि खा जा रहे हैं, तो इसीलिए ना विडंगादि लौह जो है उसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और इसमें हम लोग और भी दवाइयां देते हैं, कृमि कुठार रस, कृमि घातिनी वटिका, कृमिग्नि वटिका, कृमि मुदगर रस, लेकिन विडंगादि लौह का एक अलग ही महत्व है, मैं अभी बता रहा हूँ आगे से। फिर यह कुछ काल तक नियमित रूप से अगर प्रयोग किया जाए, जैसे अगर बार बार कृमि हो रहे हैं तो निदान परिवर्जन करना है, मतलब दूध, चॉकलेट्स और मीठा चीज पूरी तरह से बंद कर देना है, मिल्क आइटम्स पूरी तरह से बंद कर देना है, और फिर बेकरी आइटम्स, फर्मेंटेड आइटम्स, बेकरी आइटम में जो जैसे ब्रेड आ रहे हैं, फिर उस बिस्किट्स आ रहे हैं, वह सब पूरी तरह से बंद करना है, और ये करना ही पड़ता है, अगर नहीं करेंगे तो बच्चे का ग्रोथ नहीं होगा। बच्चा आजकल क्या है, इतना कंपटीशन का जमाना है, अगर पेट में कीड़े रहेंगे तो बच्चे वो चीज नहीं कर पाएंगे। पहले शिवाजी महाराज जो थे ना, वो इतने बहादुर थे और इतने मतलब डिसीजन पावर इतना अच्छा था, वो कोई भी किले से ना जंप मारते थे वो लोग, तो उनका फ्रैक्चर कभी नहीं होता था, और वो लोग तलवार युद्ध करते थे ना, सुबह से लेके शाम तक तलवार चला रहे हैं, लेकिन कभी भी उनको शोल्डर पेन नहीं होता था, फ्रोजन शोल्डर नहीं होता था, फ्रैक्चर नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि उनको इतना पौष्टिक चीज दिया जाता था, उनको दिन भर अगर युद्ध नहीं भी हो रहा है तो दिन भर ना उनको फिजिकल वर्क बहुत होता था, और फिजिकल वर्क तो होता ही था, माइंड से भी शार्प रहते थे वो लोग। तो आजकल के बच्चे जो है ना वो सब दिमाग से तो शार्प हैं, टेक्नोलॉजी में आगे हैं, लेकिन खाना पीना जो है वो विकृत आ रहा है, पूरा पेस्टिसाइड वाला आ रहा है, इंजेक्ट हाइब्रिड आ रहा है खाना, और ऐसा चीज आ रहा है, जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं बच्चे ना, टोमेटो सॉस, जैम, जेली, उसके साथ ही खाना खा रहे हैं, तो ये कृमि जो है ना बच्चों को ना कमजोर कर रहा है, और ये आगे जाके इम्पोटेंसी कर रहा है। मतलब आजकल आप लोग देखेंगे तो इंदिरा आईवीएफ सेंटर इतने ज्यादा खुल गए हैं कि मतलब ना बच्चे नॉर्मल होते ही नहीं है, कंसीव ही नहीं कर पाते हैं लोग, स्पर्म काउंट कम रहता है, स्पर्म मोटिलिटी कम रहता है, ऑलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया, फिर ये सेक्सुअल फटीग होना, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्री मैच्योर इजैकुलेशन, ऐसे पुरुषों में हो रहा है, स्त्रियों में भी हो रहा है, तो स्त्रियों में अनार्ता, एमेनोरिया हो रहा है, मेंसेस ही नहीं आते हैं, डिसमेनोरिया, पेनफुल मेंसेस आते हैं, फिर हैवी मेंसेस, मेटोरेजिया, मेनोरेजिया, फिर उसके बाद में पीसीओडी, फाइब्रॉइड्स,
दुनिया भर की बीमारी हो रही है। ये सब क्यों? खाना पीना विकृत है। और यह सब आयुर्वेद में बताया है, मिथ्याहार विहाराभ्याम, रात्रि जागरण करना, ये सब है। तो हमें ना एक तो आहार विहार अच्छा करना है, दिनचर्या अच्छा करना है, ऋतुचर्या अच्छा करना है। अभी ग्रीष्म ऋतु शुरू हो गई है, तो ग्रीष्म ऋतु की सारी चर्या अच्छी करनी है। और दूसरा पता है कि हम लोग जो वैद्य लोग हैं, हमें सुबह खुद उठना है। हम लोग ना लोगों को क्या सिखाएंगे अगर हम खुद लेट उठ रहे हैं? हमें बोलना है कि ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वस्थो रक्षार्थम आयुषा। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उठने के बाद थोड़ा वॉकिंग करना है, एक्सरसाइज करना है, सूर्य नमस्कार करना है, तभी हमें कोई अपना जो नित्य कर्म है वह सब करना है। और पेशेंट लोग को भी बताना है। अगर ये सब नहीं होगा तो डिप्रेशन आता है। लोग क्या करते हैं, मुझे एक फोन आया कि डॉक्टर साहब हमारा बच्चा 3 साल का है, तो वह बच्चा जो है ना वो रात भर जागे रहता है, 3 बजे सोता है सुबह, और 9:30 बजे सुबह उठता है। उसके बाद में खाना वाना खाएगा, और खाना भी ठीक से नहीं खाता, उसको मोबाइल दे दिया जाता है, मोबाइल देखते देखते वो खाता है। अगर मोबाइल नहीं देगा तो खाना ही नहीं खाएगा, और फिर खाने में 1 घंटा लगाता है, और उसके बाद खाना पीना खा के दिन भर सोएगा, और फिर रात भर जागता है। तो मैंने कहा कि आप दिनचर्या अच्छा करिए, वो डॉक्टर ही हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर हमने दिन भर नहीं सुलाया तो बच्चा क्या करता है कि रात को 9 बजे सोएगा, 11 बजे फिर उठ जाएगा। उसका जो नैप रहता है वो एक खत्म होके फिर उठ जाएगा 11 बजे, और फिर वो जागते रहेगा। मैंने कहा आपको और चेंज करना पड़ेगा। आपको सूर्योदय के बाद, सनराइज जब हो रहा है उसके बाद सोने नहीं देना। बच्चे को 1 दिन 2 दिन तकलीफ होगी, लेकिन फिर क्या होगा कि उसका रूटीन हो जाएगा। 8-9 बजे बच्चा सो जाएगा, और 8-9 बजे बच्चा सोएगा तो सुबह जल्दी उठेगा। तो प्राकृत नींद जो रहती है ना वह होनी बहुत जरूरी है। विकृत नींद अगर लेंगे, गलत टाइम पे सोना, ये सबसे तो बच्चे को ना बहुत सारी तकलीफ होती है। मतलब साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं। बच्चा बोल नहीं पाता, बच्चा सुन नहीं पाता, बच्चा समझ नहीं पाता। ये बच्चे को ना ऑटिज्म के सारे सिम्टम है, और इसका कारण मोबाइल का ओवर यूज। 3 साल के बच्चे को मोबाइल देना चाहिए क्या? वीडियो गेम दे दिया जाता है, माँ सोचती है कि टेक्नोलॉजी आ रही है, हमारा बच्चा जो है वो मतलब बहुत हाईटेक है बहुत ज्यादा। ये सब गलत है। ब्रेन जो है ना वो समय के अनुसार इतना नहीं है। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोग बनाते हैं, जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग रहते हैं, वो अपनी बुद्धि से वीडियो गेम बना रहे हैं, और यह चीज इतना मतलब उसमें दिमाग लगता है। और बहुत सारे जो अपस्मार फिट्स के बच्चे हैं जो आ रहे हैं ना, जिनको फिट्स हो रहे हैं, तो वह लोग का हेतु दिखाई तो मोबाइल का ओवर यूज हो रहा है। एक एक 2 साल के बच्चों को ना मोबाइल सब आता है, वीडियो गेम आता है, और व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हैं, देखते हैं। ये सब क्या है? ये सब विकृत हो रहा है। बच्चे जो है ना वो मेंटली तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, फिजिकली बहुत वीक हो रहे हैं। ये सबसे, और जो मोबाइल की रेज आती है वह भी शरीर को दुष्परिणाम कर रही है। इसलिए तो इतनी सारी बीमारियां रही हैं। कोविड से लोग इतने सारे मर रहे हैं, क्योंकि इम्यूनिटी ही नहीं है बॉडी की। मुझे इतना प्रवचन नहीं देना है, मुझे बस ये बोलना है कि अति योग, इंद्रियों का अति योग और सातवें इंद्रिय संयोग रोग का कारण बताएं। मतलब अति योग, हीन योग और मिथ्या योग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ना विडंग आदि लौ जो है ये कृमि का नाश करता है। बीच में मृदु विरेचन द्रव्य भी देते रहना चाहिए, तो उससे बहुत अच्छा फायदा होता है, ताकि कृमि जो है वह निकलते रहे। अब मैं एक एक चीज पे आता हूँ। अब विडंगादि लॉ में विडंग है, तो इसका विडंगादि लॉ में विडंग है ना, तो ऐसा बताया महाप्रकाश में कि अब हर मैं श्लोक बोलूंगा और उसमें देखिए कृमि है, जो भी कंटेंट्स है ना वो हर हर उसका द्रव्य गुण के बुक में देखा तो कृमि जरूर आता है, मतलब कृमि का नाश करता है। तो भाव प्रकाश निघंटु में बताया है कि विडंगम कटु तीक्ष्णोष्णम वृक्षम वहनी करम लघु शूलात्मानोदर श्लेष्मा कृमि वात विबंधनो। कृमि शब्द है ना, तो ये कृमिग्न है। तो विडंग जो है वो दीपन पाचन अनुलोमन करता है, इसलिए इसका प्रयोग किया गया है। और विशेषतः उत्कृष्ट दर्जे का कृमिग्न द्रव्य है, और चरक संहिता में कृमिग्न गण में इसका प्रयोग किया गया है। इससे कृमि की प्रकृति का विघात होता है। अगर विडंग कंटिन्यू दिया जाए तो कोई भी कृमि उत्पन्न ही नहीं होंगे शरीर में। इसीलिए जब लेहन संस्कार होता था, बच्चे पैदा होते थे, तब उनको पहले के जमाने में क्या होता था कि बच्चों को ना ये विडंग हो गया, बच्चा हो गया, स्वर्ण हो गया, घी के साथ और मधु के साथ न चटाया जाता था। 3 साल 4 साल कंटिन्यू चटाया जाता था। या फिर वो बच्चा 12 साल का भी हो गया तो वो चटाया जाता था। तो बच्चों को कभी भी वैक्सीन की जरूरत नहीं होती थी। वैक्सीन तो अभी आया, मतलब 20वीं शताब्दी में आया, उसके पहले वैक्सीनेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो उस टाइम पे बच्चे इतने स्ट्रांग होते थे, इसलिए ना विडंग का सेवन कंटिन्यू करना चाहिए। अब विडंग जो है, अब कृमि उत्पन्न हो जाते हैं तो अग्निमांद्यता रहती है। मैंने बोला ना कि बच्चा खा नहीं रहा है, मोबाइल देख के ही खाना खाता है, अग्निमंद है तब भी जबरदस्ती खिलाया जा रहा है, तो कृमियों की वजह से अग्निमांद्यता रहती है, अजीर्ण रहता है, खाया पिया पचता नहीं है,
उल्टी बहुत ज्यादा आती है, पेट दर्द मतलब उदर शूल रहता है, आधवान, पेट ना फूला फूला रहता है, गैस बन जाता है, फिर कॉन्स्टिपेशन होता है। अभी 2-2 3-3 साल के बच्चों को ना कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, पेट ही साफ नहीं होता क्योंकि फिजिकल वर्क उतना नहीं हो पा रहा है। फिर उनको बवासीर भी हो रहा है छोटे बच्चों को, बच्चे मोटे हो रहे हैं बहुत ज्यादा, उनको हार्ट डिजीजेस भी हो रही हैं। तो ये सारे कृमि की वजह से होता है। तो अगर हम कृमि देखेंगे तो वह टेप वर्म्स होते हैं, थ्रेड वर्म्स होते हैं, रिंग वर्म होते हैं। और तो इसमें ना हम अगर ये विडंगादी लौ दे देंगे ना तो बहुत अच्छा काम करता है। अभी मैं केवल कृमि पे ध्यान दे के बता रहा हूँ, बाकी जो भी विडंग के गुण हैं वो तो हैं, लेकिन मैं केवल यहाँ पे कृमि को ध्यान में रख के। अब इसमें लवंग भी डाला हुआ है विडंगादी लौ में। तो भाव प्रकाश में क्या बताया है कि लवंगम देव कुसुमम श्री संयम श्री पशूनकम, लवंगम कटु तिक्तम च लघु नेत्र हितम हिमम, दीपनम पाचनम रुच्यम कफ पितास्त्र नाशनम, तृष्णा छर्ति तदात्मानम शूलमाशु विनाशेत, काशम श्वासम च हिक्कम च क्षयम शप्यति ऊर्ध्वम। इसमें यह बता रहे हैं, सुश्रुत संहिता में बता रहे हैं कि लवंगम च तिक्तम कटु कफापहम, कफ का ये नाश करता है, लघु तृष्णापहम वक्त्र क्लेद दौर्गंध्य नाशनम, क्लेद को ये नष्ट करता है। क्लेद जहां जहां रहेगा वहां पे कृमि उत्पन्न होने का चांसेस रहता है। तो अगर हम लोगों ने द्रव्य गुण की बुक देखी तो वह लवंग जो है, लौंग, वह कटु और तिक्त है, दीपन पाचन है, रुचिवर्धक है, मतलब टेस्ट अच्छा करता है। लवंग का सेवन करने से जो सलाइवरी ग्लैंड्स रहते हैं वो उत्तेजना को प्राप्त करते हैं। किसी को ना भूख नहीं लग रही है, अरोचक हो गया है, मतलब खाना खाने का टेस्ट नहीं आ रहा है, तो उनको ना लवंग का आप ये चबाने को दे दीजिए, उनका टेस्ट बड्स अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि लाला स्त्राव सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ना, उनका सिक्रीशन अच्छा कर देता है, या इसीलिए हम लोग लवंगादी वट्टी वगैरह देते हैं, वो गोली चूसने के लिए देते हैं। तो जो एनोरेक्सिया है, खाना खाने का टेस्ट नहीं आ रहा, वह ठीक हो जाता है। उसी तरह से ये इस लवंग का सेवन करने से लाला स्त्राव बढ़ जाता है, मतलब बोधक कफ अच्छा हो जाता है, फिर मुख का दोष अच्छा होता है, मुख का दुर्गंध अच्छा हो जाता है, और यह कटु रसात्मक होता है लवंग, तो इससे मुंह स्वच्छ हो जाता है, पूरा जो भी कफ का आवरण है वो ठीक हो जाता है। स्निग्ध होने से वायु का अनुलोमन करता है, और शूल का प्रशमन करता है वायु का अनुलोमन करने की वजह से। लवंग जो है वो यकृत का उत्तेजक है, अरुचि, अग्निमांद्य, आदमान, उदरशूल, छर्दी, प्यास लगना, यकृत के विकार, मतलब लीवर की जितने भी बीमारियां हैं सबको ये ठीक करता है। और विसूचिका में भी लवंग हम लोग फांट देते हैं पीने के लिए, तो बहुत अच्छा फायदा करता है। फिर जी घबराना, फिर बहुत ज्यादा प्यास लगना, यह सबको लवंग ठीक कर देता है, इसलिए लवंग को विडंगादि लौह में डाला हुआ है। अब इसी तरह से काली मरीच को देखेंगे। काली मिर्च जो रहता है वो बहुत अच्छा द्रव्य है, तो उसके बारे में श्लोक में बताया है कि अब देखिए इसमें भी कृमिघ्न शब्द है, मरीचम कटुकम तीक्ष्णम दीपनम कफ वात अजेत, उष्णम पित्तकरम रुक्षम श्वास शूल कृमिन हरेत। कृमि, तो इसलिए ना काली मिर्च का भी प्रयोग किया गया है। तो इसका हम अगर देखते हैं तो इसमें बता रहे हैं कि यह तीक्ष्ण होता है, प्रमाथी द्रव्य होता है, इसका प्रयोग करने से लाला स्त्राव अच्छे से होने लगता है। आम आम की उत्पत्ति, मतलब इंडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल अगर पेट में है तो उससे जो अवरोधात्मक संप्राप्ति है वह ठीक हो जाती है, तो बहुत अच्छे से ना स्त्रोतोरोध दूर कर देता है, दीपन करता है, अग्नि को बढ़ाता है, आम का पचन करता है। फिर जीभ में या आमाशय में अगर कफ जमा हुआ है पूरा, मतलब वो कफ का आवरण है, उसको ये ठीक कर देता है, यकृत को उत्तेजना देता है। उसी तरह से पाचक स्त्राव जो रहते हैं, मतलब जो पेप्सिन, डिप्सिन, एफसीएल, सीरम अमाइलेज, ये सब का बैलेंस करके मतलब पाचक स्त्राव को ये अच्छे से निकालता है। कृमिघ्न भी है, कृमियों को भी मारता है। फिर जीर्ण प्रवाहिका जो है, जिसमें कृत्य अपकृत्य संज्ञता, बार बार प्रवाहन करके मतलब जोर लगा के पेशेंट प्रेशर देके जो लूज मोशन कर रहा है और बार बार जाने का मन करता है, म्यूकस बहुत ज्यादा निकल रहा है, वो प्रवाहिका जो है उसमें भी काली मिर्च का बहुत अच्छा काम रहता है। तो इसीलिए ना अग्निमांद्य, अजीर्ण, आदमान, यकृत शिथिलता, यकृत का हिपेटोमेगैली, स्प्लिनोमेगैली, इन सब में शूल, पेट दर्द होना, ये सब में काली मिर्च बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए विडंग आदि लौह में ये डाला हुआ है। जो भी चीज आप पढ़ते हैं ना तो उसको ये सोचना चाहिए कि ये द्रव्य क्यों डाला है वो मेडिसिन में, इसका फंक्शन क्या होगा। अब इसी तरह से अगर हम लोग पिपली देखेंगे, पिपली भी डाला हुआ है विडंग आदि लौह में, तो ये कासर है, खांसी को दूर करता है, हिक्का है, डिपनी है, शूल प्रशमन है। अगर हम लोग और देखते हैं तो पिपली के बारे में बताया है भाव प्रकाश में कि पिपली रेचनी हंति वात श्लेष्मोदर ज्वारान कुष्ठ प्रमेह गुलमार्श प्लीह शुलाम मारुतान पित्त प्रशमनी तु शुष्क। अब शुष्क और इसके बारे में बता रहे हैं, और ऐसा बता रहे हैं कि दीपनम पिपली मूलम कटुष्णम। अभी इसमें मैं मेन मेन चीज बताता हूँ क्योंकि श्लोक बहुत बड़ा है, टाइम का देख के बता रहा हूँ। तो इसमें दीपन पाचन काम रहता है,
तृप्तिग्न रहता है, मतलब तृप्ति अगर बहुत ज्यादा हो रही है, पेशेंट को खाना पच नहीं रहा, थोड़ा ही खा लिया तो पेट भरा भरा रहता है कफ के आवरण की वजह से, तो ये तृप्तिग्न रहता है। वायु का अनुलोमन करता है, शूल का प्रशमन करता है, यकृत वृद्धि को ठीक करता है, मतलब लीवर का फंक्शन अच्छा करता है, प्लीहा का फंक्शन अच्छा करता है, कटु तीक्ष्ण और उष्ण से कृमिग्न कार्य करता है। यह भी कृमिग्न है, इसलिए विडंगादि लौह में इसका प्रयोग बताया है। विडंगादि लौह जो आप लोग ले रहे हैं वह कृमिग्न वाला कंटेंस है कि नहीं, वह चेक करना बहुत जरूरी है। विडंगादि लौह जो है वह आम बात रोगाधिकार में भी बताया है, फिर प्रमेह रोगाधिकार में भी बताया है, पांडु रोगाधिकार में भी बताया। तो कौन से कंटेंट से कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स है वो हर दवाई का देखना बहुत जरूरी है। इसी तरह से जायफल जो रहता है, जाति फल, उसके बारे में बताया है कि जाति फलम जाति कोशम मालती फलम इत्यपि जाति फलम रसे तिक्तम तीक्ष्णोष्णम रोचनम लघु कटुकम दीपनम ग्राही स्वर्यम श्लेष्मा नीलापहम नियंति मुख वैरस्यम मल दौर्गंध्य कृष्णता कृमिकास कृमिकास वमी श्वास। अब इसमें भी कृमि शब्द आया, कृमिकास वमी श्वास शोष पीनस हृदरुजा। अब आचार्य लोगों ने दिन रात वो लोग दिन रात वो मेडिसिन के बारे में ही सोचते रहते थे। वो लोग सोचते थे कि हमारा मेडिसिन और क्या क्या डालें, तो क्रिमिक क्रिमिक ने जितने भी बेस्ट बेस्ट दवाइयां हैं वह सब विडंगादि लौ में डाल दिया। तो जायफल भी है, जायफल जो रहता है ना, अभी क्या है ना कि हमें हमें लगता है कि आयुर्वेद क्या है, लेकिन इसके पीछे कितना रिसर्च है, कितना मेहनत है, तभी ये मेडिसिन, और एकदम प्रैक्टिकल है, कोई भी ऐसा थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल चीज है। तो यह जायफल जो रहता है वो मुख दुर्गंधि दूर करता है, रोचन दीपन पाचन करता है, यकृत उत्तेजन करता है, वातानुलोमन करता है, ग्राही है और कृमिग्न है। कृमि का जो भी प्रकृति है वह विघात कर देता है, अग्निमान दूर करता है, अजीर्ण को दूर करता है, यकृत विकार, अतिसार, ग्राणी रोग। कृमि के औषधि के साथ में अगर जायफल का प्रयोग कर दिया जाए, जायफल आप लोगों को पता है, वह अगर कृमिग्न द्रव्यों के साथ दे दिया जाए तो और अच्छा फायदा करता है। इसलिए ना विडंगादि लौ में इसका प्रयोग बताया है। अब इसी तरह से मैं तीन चीज और डाला है, उसके बारे में मैं बताता हूँ। इसमें हरताल डाला हुआ है, हरताल विडंगादि लौ में बहुत अच्छा ये बताया डाला है। तो ये कफ और रक्त की विकृति को दूर करता है, विष और भूत बाधा को दूर करता है, और यह भी कृमिग्न बताया है हरताल। और यह अंदर ही अंदर जो वातरक्त की संप्राप्ति हुई है, कुष्ठ, कंडू, विसर्प, दद्रु, श्लीपद, श्वासकास, मुख रोग, और जो म्यूकोजल मेम्ब्रेन में जो भी ना विकृति आ गई, क्लेद बहुत ज्यादा संचित हो गया है, उसको हड़ताल भस्म ठीक कर देता है, क्लेद को यह नियमन कर देता है, इसलिए हड़ताल भस्म डाला हुआ है। इसी तरह से लौह भस्म डाला है, तो लौह भस्म एचबी लेवल अच्छा कर देता है, क्योंकि कृमि जो रहते हैं ना वो सारा खून पी लेते हैं, खून की कमी हो जाती है, इसलिए लौह कल्प के रूप में गंगादि लौह का प्रयोग किया है। तो यह लौह भस्म वह तिक्त कटु तिक्त मधुर कषाय रसात्मक रहता है, वीर में शीत रहता है। उसी तरह से यह लेखन कार्य करता है, बल्य वृक्ष आयुष्य बढ़ाता है, का स्तंभन करता है, मेध्य रहता है, चक्षुष्य रहता है, और यह जो है सबसे श्रेष्ठतम रसायन द्रव्य है। और यह और भी बता रहे हैं कि यह क्लेश को दूर करता है, श्वास कास प्रमेह यह सबको ठीक करता है, और एचबी लेवल अच्छा कर देता है, रक्तवस स्त्रोतस को अच्छा कर देता है, प्राकृत कर देता है, फिर रक्तज रोग को ठीक करता है, धातु क्षीणता, आमवात, बहुत सारी बीमारी ये कवर करता है, इसलिए ना लौह कल्पना के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। अब इसी तरह से क्षार, क्षार देखेंगे तो टंकन क्षार डाला हुआ है, तो टंकन जो है वो क्षारी है, आदो क्लेदेति पश्चात विशोषयति, जो भी क्लेद क्लेद बहुत ज्यादा जमा है जिसमें कृमि उत्पन्न हो रहे हैं, अभिसंधि गुण की वजह से कृमि उत्पन्न हो रहे हैं, तो यह क्लेद को निकालना, वॉश आउट करना बहुत जरूरी है, इसलिए टंकन क्षार डाला हुआ है। तो यह रुक्ष है, तीक्ष्ण है और गुरु है, और यह लेखन रेचन अग्नि को अच्छा करता है, विष दोष दूर करता है, कृमि को दूर करता है, और कफ निस्तारक है, जठराग्नि का दीपन करता है, पित्त को बैलेंस कर देता है, श्वास कास विष रोग यह सबको ये ठीक करता है। तो इसीलिए ना आचार्यों ने विडंगादि लौ का इतनी अच्छी योजना की है कि विडंगादि लौ बच्चों को भी देंगे, बड़ों को भी देंगे, वृद्धों को भी देंगे, सभी लोगों को देंगे ना, तो ये सेफ ड्रग है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। आप लोग कृमि रोगों के पेशेंट को ये सबका प्रयोग कराइए। उसमें 3 स्टेप याद रखिए, ये निदान परिवर्जन करना है, मतलब मीठा चीज नहीं खाने को देना है, दही नहीं खाने को देना है, दूध के पदार्थ, फर्मेंटेड फूड आइटम, जंक फूड ये सब नहीं देना है, जिसको कृमि रोग है, मतलब पेट में कीड़े हैं उनको ये सब नहीं देना है। निदान परिवर्जन जो हेतु से हो रहा है वह दूर करना है। फिर आशापकर्ष, मतलब कीड़े जमा है पेट में, बहुत ज्यादा खून पी रहे हैं, इंटेस्टिनल वॉल्स में चिपके हैं, उनको गुड़ खा के देना है, आशय से अपकर्ष करके आमाशय की तरफ लाना है। और उसके बाद में प्रकृति विघात, प्रकृति विघात मतलब विडंगादि लौ, कृमि कुठार रस, कृमि घातिनी वटिका, कृमिग्नि गुटिका, कृमि मुदगर रस,
कृमिघ्नगण, फिर विडंगारिष्ट, करंज तेल का बस्ती, निम्बादी तेल, ऐसे बहुत सारे द्रव्य हैं। इससे प्रकृति विघात करना है, मतलब उनको मारना है और उसके बाद में एक मृदु विरेचन देके रोज का रोज निकाल देना है। ऐसा अगर करेंगे ना तो कृमि कभी भी नहीं होते हैं और बच्चा आपका स्वस्थ रहेगा। ये आपका भी रहेगा और आपके पेशेंट का भी रहेगा। इसलिए मैंने विडंगादी लॉ अपनी तरफ से बताने का कोशिश किया। आप लोग को और कुछ आता होगा, अनुभव होगा तो हमें भी बताइएगा। अब मैं आप सभी लोगों को नमस्ते प्रणाम कर देता हूँ। डॉक्टर ज्योतिपाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर खुशबू जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रदीप जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुवर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रदीप गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर निधि अरोरा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी बोल रहे हैं चरण स्पर्श गुरु सर जी, तो आपको बहुत बहुत आशीर्वाद हो। डॉक्टर अंजना सक्सेना जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राकेश ग्रोवर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर बलविंदर सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अपूर्वा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सोनम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राहुल जी बोल रहे हैं कि एच पाइलोरी को आयुर्वेद में क्या ध्यान रखकर ट्रीटमेंट करना चाहिए। आप इसका सारा सिम्टम देखिए, कोई भी एलोपैथी का बीमारी है उसके सारे सिम्टम लिखिए पूरा, और फिर आयुर्वेद की कौन सी बीमारी से मैच कर रहे हैं उस हिसाब से फिर देखिए। फिर आयुर्वेद का वातज है, पित्तज है, कफज है, उस हिसाब से करिए और फिर उस हिसाब से चिकित्सा निकालिए। यह मेथड से करेंगे ना तो कब हर बीमारी का इलाज आयुर्वेद में मिल जाता है। डॉक्टर सरोज देसाई जी जय धन्वंतरी आपको। डॉक्टर चिराग त्यागी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर बालकृष्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ज्योति बाला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विनय मित्तल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर इपिंदर भारती जी बोल रहे हैं कि सर 13 ईयर एज में नेल बाइटिंग हेतु है कृमि का, बार बार भूख लगती है, उसमें किस प्रकार का अनुपान के साथ है। आप विडंगा लॉ जो है ना वो कृमि वाला ले लीजिए, विडंगारिष्ट के साथ दे दीजिए। और जो मैंने मेथड बताया ना, निदान परिवर्जन, फिर आशापकर्ष और प्रकृति विघात, इस तरह से दीजिए, बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। विडंग चूर्ण दे दीजिए, विडंगादि लौ दे दीजिए, कृमि कुठार रस, कृमि मुद्गर रस, विडंगारिष्ट, ये सब दे दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। नेल बाइटिंग वगैरह सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर निधि शर्मा जी बोल रहे हैं कि किड्स में क्या डोज एंड ड्यूरेशन रहेगी और कितने टाइम दे फिर रिपीट करने। आप इसको कंटिन्यू दीजिए ना, 3 महीना 6 महीना दीजिए, और हनी के साथ दे सकते हैं, बच्चे खा सकते हैं हनी के साथ। और क्या डोज देना है, एक एक गोली जो रहती है आती है 4 रत्ती की रहती है, 500 mg की रहती है। ये विडंगादी लॉ मार्केट में मिलता है, मैं यहाँ कंपनी का नाम नहीं बता सकता, लेकिन मिलता है, आप दीजिए, पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। डॉक्टर स्नेहा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनीश जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अदिति जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मिनल गिरी जी नमस्ते प्रणाम आपको। अभी क्या है ना, मुझे एक पेशेंट का फ़ोन आया था, लेकिन मैं यहाँ लेक्चर में था, तो मेरे बहुत सारे पेशेंट है ना, जो नॉन मेडिकल लोग हैं, वो मेरा लेक्चर सुन के ना इतने सारे दवाइयों से प्रभावित हो जाते हैं, और वो ना उन लोगों को याद भी हो जाता है। वो फिर आके मुझे बताते हैं कि सर आपने वो उस दिन वो किया था, हमने सुना था। वो बोलते हैं आप इतना सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं कि हमें भी दवाइयाँ याद हो जाती हैं। डॉक्टर मिनल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। आयुष दर्पण टीम की तरफ से ऐसा बता रहे हैं कि सब लोग लेक्चर को अपने अपने सोशल वर्ड मीडिया वॉल पे शेयर करिए, ताकि वैद्य जी का मनोबल बढ़े। हाँ, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आप चाहते हैं कि आयुर्वेद और आगे बढ़े, सब लोग अपने सोशल मीडिया वॉल पे इसको शेयर करिए। जितना शेयर करेंगे उतना आयुर्वेद के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ेगा, तो इसलिए आप लोग शेयर करिए, ऐसा आयुष दर्पण की टीम से भी बोला जा रहा है, मेरे तरफ से भी आग्रह है। डॉक्टर वरुण सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर निधि शर्मा जी बोल रही हैं कि कैन वी थिंक क्रीमीन स्टूल फॉर ए किड 7 ईयर ओल्ड पासिंग बैट्समैन स्टूल आफ्टर 1 डे। 100%। अब क्या है, पुरुषज कृमि रहते हैं, रक्तज कृमि रहते हैं, कफज कृमि रहते हैं, तो आप क्यों नहीं इसमें कर रही हैं कि वो उसका वहाँ पे कृमि है, अब वो बैड स्मेल हो रहा है, अग्निमांद्यता है, विष्टम्भ है, तो कृमि होंगे ही ना। आप ये सब दवाइयाँ दीजिए ना, तो सब अच्छा हो जाएगा बच्चे का। अब आप ही खुद सोचिए कि छोटा बच्चा है, उसको ये जरूरी है क्या कि कॉन्स्टिपेशन हो, 7 साल के बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और बैड स्मेल स्टूल हो रहा है, कोई ना कोई तो पैथोलॉजी संप्राप्ति है तभी ना हो रहा है। आपके जो हीमोफीलिया के पेशेंट है ना, उनके लिए एक और मेडिसिन बनाया है, तो आप अगर आज उनको लेके आएंगी तो हम और मेडिसिन सजेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप इंटरेक्टिव सेशन में आइए, हम आपको बताएंगे। डॉक्टर आयुष दर्पण टीम की वजह से बता रहे हैं कि आप इसको वॉल पे शेयर करिए। डॉक्टर इपिंदर भारती जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रमोद कुमार जी बोल रहे हैं आपको कोटि कोटि नमन, आपको भी कोटि कोटि नमन।
उसी तरह से डॉक्टर प्रियंका राजपूत जी बोल रही हैं कि नमस्ते प्रणाम। डॉक्टर मुकेश कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रियंका राजपूत जी आप आ नहीं रही हैं बहुत दिन से इंटरेक्टिव सेशन में, हम आपको हमेशा मिस करते हैं। डॉक्टर अजय मौर्य जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अरविंद सक्सेना जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप विडंगादी लॉ का प्रयोग करिए सर, और मुझे रिजल्ट बताइएगा। आपको उधर नहीं मिल रहा है तो मैं भेज दूंगा आपको। विडंगादी लॉ का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। डॉक्टर प्रियदर्शनी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुषमा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अंजना जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर उमा जी नमस्ते प्रणाम आपको। और मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि लॉकडाउन के बाद बहुत ज़्यादा पेशेंट का फ्लो बढ़ने वाला है सभी लोगों का, क्योंकि अभी तो आवागमन सब बंद किया हुआ है सरकार ने। जैसे ही फ्लो बढ़ेगा तो आप लोगों का प्रैक्टिस इतना अच्छा बढ़ने वाला है, इतना अच्छा, क्योंकि आप लोगों ने पूरा लॉकडाउन का एक एक टाइम का यूटिलाइज किया है कि आप शास्त्र पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। सुबह जो ये संहिता वाचन होता है उसमें तो आज मुझे भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई, बहुत सारे डाउट समझ आए। जितना शास्त्र पढ़ा जाता है उतना और कॉन्फिडेंस बढ़ता है, नए नए चीज़ें सीखने को मिलती है। इसलिए आप लोग भी पढ़ा करिए बहुत ज़्यादा। डॉक्टर संजय जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर निधि शर्मा जी बोल रही हैं कि कैन यू एक्सप्लेन अबाउट वाइट पैच ओवर फेस विद स्पर्श परीक्षा मीन्स इज इट फील ड्राई और नॉट। हाँ, ड्राई होता है ना, कृमि की वजह से जो पैचेस आते हैं वो ड्राई लगता है पूरा, ऐसे ऐसा लगता है कि डेड सेल हो गया। डेड नहीं होता लेकिन वो वाइट पैचेस आते हैं, तो वो कृमि का ही वजह से होता है। डॉक्टर बालकृष्ण जी बोल रहे हैं अनुपान एंड डोज, तो इसमें मैंने बताया कि पारसी अबानी जो रहता है, खुरासानी अजवाइन का काढ़ा देना है, या फिर प्याज का रस, प्याज जो रहता है अनियन का रस वो बना के दीजिए, या प्याज के साथ दीजिए, गर्म पानी के साथ दीजिए, बिड़ंगा रिश के साथ दीजिए, करंज चूर्ण के साथ दीजिए। बहुत सारे अनुपान है जो कृमि को नष्ट करते हैं, उनके साथ दीजिए। या सप्तपर्णा का अगर स्वरस मिले उसके साथ दीजिए, या पलाश पुष्प का स्वरस के साथ दीजिए। डॉक्टर राजेंद्र जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रीना जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर निधि अरोरा जी, सर विडंगादी लॉ और मेदोहर विडंगादी लॉ में सेम? नहीं 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 नहीं, ये दोनों अलग है। मेदोहर विडंगादी लॉ अलग है, और प्रमेह रोग का अलग है, आमवत का अलग है, और पांडु रोग का अलग है। सबके कंटेंट्स अलग हैं। विडंग और लॉ कॉमन है सब में, लेकिन सारे के कंटेंट्स अलग है। तो इसमें कंफ्यूजन मत करिए। ग्रंथों में बहुत सारे विडंगादी लॉ नाम से बहुत सारे हैं, मैं कृमि वाला बता रहा हूँ आज। डॉक्टर किरण जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रविंदर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सोनम जी प्रणाम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आरती जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुभाषिनी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर शशिकांत जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनीषा यादव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रमोद कुमार जी बोल रहे हैं कि छोटे बच्चे को दूध पीते हैं सर, उनको कैसे दें? उनको दीजिए ना एक एक गोली सुबह शाम। हो सके कि हो सके तो दूध अवॉइड कराना चाहिए। अगर बच्चों को कृमि हो रहा है तो दीजिए दूध के साथ, लेकिन ना थोड़े बड़े बच्चे हो गए तो दूध दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स बंद करना चाहिए। क्योंकि ना कृमि उनकी वजह से ही हो रहे होते हैं। विकृत दूध जो होता है, शुद्ध गाय का दूध हुआ, शुद्ध माँ का दूध हुआ, उससे कभी भी कृमि नहीं होते। अगर विकृत रहते हैं ना दूध, वही पिलाया जाता है ना, उसकी वजह से ही कृमि होते हैं। डॉक्टर विजय साइनी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर जयदेव सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर निधि जी थैंक यू बोल रहे हैं, आपको भी थैंक यू। आयुष दर्पण की टीम से बता रहे हैं कि धानवंतर तेल पर जो लाइव था, यूट्यूब में मेरा लेक्चर था, वो लाइव किया जाएगा, उधर आप लोग देख सकते हैं। डॉक्टर वैशाली पाटिल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर निधि शर्मा जी नमस्ते, थैंक यू, आपको भी थैंक यू। डॉक्टर रजनीश जी बोल रहे हैं कि प्रणाम सर, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप आयुर्वेद के इंजेक्शन के प्रमोट करने का एक प्रयास करें, जिससे आयुर्वेद में इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट को हैंडल कर सकें। डॉक्टर रजनीश जी, आप एलोपैथी डॉक्टर हैं विद आयुर्वेदिक डिग्री, तो इसको ना आप ना भूल जाइए कि आयुर्वेद का इंजेक्शन का प्रमोट करना है, मैं नहीं करूँगा। हम लोग जो भी इलाज करते हैं वो हम रस वीर्य विपाक अग्नि स्त्रोतस धातु ये सब देख के हम लोग इलाज करते हैं। आयुर्वेद में इंजेक्शन नहीं बनना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट ही गलत है। अगर आप इंजेक्शन के रूट से देंगे, अग्नि अच्छा नहीं है, तो वह कॉन्सेप्ट ही गलत है। वो एलोपैथी केमिकल को छोड़ता है, केमिकल को इंजेक्शन में डाल के और रिसेप्टर्स पे काम करता है। आयुर्वेद का इंजेक्शन ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। मैं एलोपैथी डॉक्टर नहीं हूँ, और मेरा माइंड पूरी तरह से पवित्र है, शुद्ध है। मैं खिचड़ी बना के लोगों को नहीं करूँगा, मैं प्रमोट भी नहीं करूँगा, और मैं इसके बारे में बोलूँगा भी नहीं। तो और इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट
पहले इमरजेंसी नहीं होती थी क्या, जब एलोपैथी नहीं था? लेकिन लोगों ने क्या कर दिया, उदासीनता आ गई कि आयुर्वेद करते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है। और अंग्रेजों ने इतना प्रभाव डाला है गुलामी की वजह से कि पूरा अभी भी है कि अंग्रेज जो करते हैं वो सही है। भले लोग मर रहे हैं आज कोविड की वजह से, लेकिन अंग्रेज सब कर रहे हैं, अंग्रेजी शास्त्र है तो वो अच्छा है, आयुर्वेद शास्त्र कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होता है। आयुर्वेद शास्त्र अपने भारत की साइंस है, तो हमें अपने हिसाब से ही इलाज करना चाहिए। ये इंजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, गलत है। डॉक्टर सचिन जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर दीपक जी बोल रहे हैं कि सत्य का आपने, शास्त्र को जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार ही नया अनुभव ज्ञान प्राप्त होगा और समझ आता है। मेन जितना आप पढ़ेंगे ना, तो आपको, अब मैं 1 साल पहले जो मैं आयुर्वेद को समझ था वो कुछ और था, अभी मुझे और कुछ अच्छा से समझ आ रहा है। अगले 2 साल बाद मुझे और आयुर्वेद समझेगा। इसलिए बार बार पढ़ने से जैसे जैसे बुद्धि बढ़ती जाती है ना, हमारा ब्रेन का कैपेसिटी, सोचने समझने का शक्ति, अनुभव आता है जो पेशेंट से, और जो हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, उससे ना हमें और कुछ नया चीज सीखने को मिलता है। इसलिए बार बार शास्त्र पढ़ना चाहिए। मैं 10 साल पहले ना बहुत सारे चीज कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं था, मुझे बहुत सारी चीज समझ ही नहीं आता था। आज मुझे बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं। तो हमेशा ना इंसान को आगे बढ़ना चाहिए कि हमें और इम्प्रूव करना है और शास्त्र को समझना है। उसमें अगर हम सेटिस्फाइड हो गए कि हमें सब कुछ आता है, तो हम उसी तरह से उसी दिन हमारा नाश हो जाएगा। कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहना चाहिए, हमें और कोशिश करना है, ज्ञान प्राप्ति और करना है, और करना। धन में आप सेटिस्फाइड हो जाइए, पैसा कौड़ी परिवार इन सब में सेटिस्फाइड होइए, ज्ञान अर्जन में कभी सेटिस्फाइड मत होइए। और सीखना है हमें, और बढ़ना है, और परफेक्ट करना है, ये सोचना है। डॉक्टर स्वाति जी बोल रहे हैं कि प्रणाम आपको। डॉक्टर रजनी जी बोल रहे हैं कि सर मैं भी आयुर्वेद का हूँ, पहले इंजेक्शन आयुर्वेद में आते थे, जो आते थे ना फिर चले क्यों नहीं, आप मुझे बताइए। आयुर्वेद में जब लक्ष्मण जी को शक्तिपात हुआ था तो नस से दिया गया, उनको इंजेक्शन नहीं दिया गया। उनको कोई इंजेक्शन देकर लक्ष्मण जी को नहीं ठीक किया गया। और हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत को लेके आए, संजीवनी बूटी, वह जाते और उसका वो इंजेक्शन बनाते। अब हनुमान जी होते बुद्धिमताम वरिष्ठम, मतलब हनुमान जी बुद्धिमानों में वरिष्ठ हैं, ऐसा बोला जाता है उनकी स्तुति में। जब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, तो जड़ी बूटी लेके, वो संजीवनी बूटी लेके लंका में क्यों आए? वो जाते इंजेक्शन बनाते और इंजेक्शन लेके आते और वैक्सीन की तरह लाते और ये लक्ष्मण जी को दे सकते थे। वो भी तो इतने अच्छे श्रेष्ठ थे। आयुर्वेद में इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, और जिन्होंने बनाया वह चला नहीं, क्योंकि उससे फायदा नहीं होता है। तो इसलिए इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है। जो चीज नहीं है आप लाएंगे तो उससे फायदा नहीं होगा, और इससे आयुर्वेद आगे नहीं बढ़ेगा। आप लोग को जो बताया है, स्वरस कल्पना, फिर उसके बाद में क्वात कल्पना, हिम कल्पना, फांड कल्पना, जो आचार्यों ने बताया, जो आप लोगों ने बताया, उन पर विश्वास करना ही पड़ेगा। आपको ये चीज नहीं छोड़ना है, ये को पकड़ के ही आगे बढ़ना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन आप हवा में उड़ रहे हैं और इंजेक्शन बना रहे हैं। कोई आप बोलेंगे कि मैं 10 मोलरिस्ट का इंजेक्शन देके और फिर उसका वात और कफ को ठीक करूंगा, या फिर मैं हेमगर पुट्टली का मैं इंजेक्शन में भरूंगा और फिर मैं दूंगा, ऐसे थोड़ी ना होता है। श्वास का चिंतामणि का दूंगा और श्वास रोग ठीक करूंगा, ये थोड़ी ना होता है। ये ऐसा होता ही नहीं है। जब जो चीज नहीं होता है उसको उस तरह से मत करिए। डॉक्टर वर्षा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। अब मैं अपना नंबर देता हूँ आप लोगों को, आप लोग ना मुझे कोई भी कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको विकृत करना है आयुर्वेद तो आप कर सकते हैं, मुझे, मेरा कोई आक्षेप नहीं है, आपकी मर्जी है। आप लोग जिस तरह से आयुर्वेद को करना चाहते हैं उस तरह से करिए, लेकिन आप लोग सक्सेसफुल होइए। आप ना बदनामी मत करिए आयुर्वेद को, मतलब कोई भी ऐसा काम ना करिए जिससे ना हो और दुष्परिणाम हो जाए। इंजेक्शन देंगे और कोई साइड इफेक्ट हो जाएगा, कार्डियोटॉक्सिसिटी हो जाएगी या कुछ भी हो जाएगा, क्योंकि आप लोग आयुर्वेद का प्रिंसिपल ही नहीं यूज कर रहे हैं। तो फिर कुछ तकलीफ होगी तो आप लोग का तो नाम खराब ही होगा, आयुर्वेद का भी नाम खराब होगा। और एलोपैथी डॉक्टर्स तो बैठे हैं कि आयुर्वेद को बदनाम करना है। ठीक है, तो मैं अभी का लेक्चर बंद करता हूँ। प्रणाम सभी को, हम लोग 8:30 बजे मिलेंगे। प्रणाम, नमस्ते।